तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फैंटम डीमन की बॉडी का कटने के बाद वहां पर दिखाते हैं कि एक बुड्ढा मास्टर होता है जो कि असली का फैंटम डीमन होता है। तो वो कहता है कि वक्त आ चुका है और इसी के साथ ही वहां पर वो नीचे उतर आता है। तो वहां पर उनको देखकर हंस रहा होता है। तो ये सभी लोग कहते हैं क्या ये वाकई में फैंटम डीमन है, क्या फैंटम डीमन ये है? तो हमने जहाँ पर जिसको मारा वो कौन था? ली गाना कहता है कि ये तो दिखने में बहुत ज्यादा गंदा दिखता है। तो फैंटम डीमन के साथ ही व्हाइट हैंड और ब्लैक हैंड भी उसके पास पहुंच जाते हैं। तो फैंटम डीमन कहता है लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ खत्म होने वाला है। अफसोस के मैं जहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करने के बहुत ज्यादा करीब था, जिसे द डिवाइन डीमन रिवाइव्ड कॉर्प्स कहते हैं। एक ऐसा जियांगशी बनाने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था जो कि डिवाइन बॉडी के साथ होगा, जिसे कभी मारा नहीं जा सकता और वो इमोर्टल होगा। ली गाना का अपने डंडे को सामने करता और कहता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक बुढ़े आदमी हो जिसकी बॉडी के ऊपर मांस भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमें रोक पाओगे? और इसी के साथ ही ली गाना का अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, द जायंट स्ट्रॉन्ग गोल्डन स्टिक को यूज करता है। ये एक स्पेशल टेक्निक होती है जो कि अल्टीमेट टेक्निक होती है और इस टेक्निक को यूज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वो टेक्निक बिल्कुल सीधे उसके ऊपर अटैक होती है, यानी कि बिल्कुल सीधे हिट होती है जहां पर द फैंटम डीमन खड़ा होता है। और उस टेक्निक ने ना सिर्फ वहां पर उसको हिट किया होता है बल्कि वो पीछे उस दीवार को तोड़ते हुए काफी दूर तक जाती है, यानी पैलेस को तोड़ते हुए काफी दूर तक सभी दीवारों को तोड़कर चली जाती है। लेकिन वहां पर से धुआं हटने के बाद दिखाते हैं कि फैंटम डीमन बिल्कुल सही सलामत वहां पर खड़ा होता है। फैंटम डीमन क्योंकि पिछले 200 साल से जिंदा है, इसी वजह से वो इसके मास्टर को भी जानता होता है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर द स्टिक मेथड को यूज कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम गई बैंक के सक्सेसर हो। लगता है कि वो तुम्हारा मास्टर था। ली गाना कहता है कि ये तो बहुत सा हैरान करने वाली बात है। मैंने यहाँ पर अपनी अल्टीमेट टेक्निक के साथ इसके ऊपर अटैक किया लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ा। 77 उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल इवल एग्जिस्टेंस है जो कि पिछले 200 साल से अभी तक जिंदा है। मुझे लगता है कि तुम इतनी आसानी से इसे हरा सकते हो। तो फैंटम डीमन उसे कहता है कि तुम सभी लोगों की जिंदगी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन मारियोंग फोर्ट्रेस जो है ये बहुत ही जल्दी बर्बाद होने वाला है। मुझे लगता है कि मारियोंग फोर्ट्रेस को छोड़ने का वक्त आ चुका है कि वहां पर मारियोंग फोर्ट्रेस जो होता है पूरी तरह से हिल रहा होता है। तो वो साथ ही अपने सारे के सारे जियांगशी को, यानी जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं उन सभी को इशारा करता है और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। हमारा जो 77 होता है अपने ड्रैगन स्टील को सामने की तरफ करता है, उसे अपने इर्द गिर्द जो होता है वो बिल्कुल एक दायरे की तरफ घुमा रहा होता है ताकि वहां पर एक जाल बन सके, क्योंकि वो सभी डेड बॉडीज जो होती है वहां पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने वाली है। वहां पर एक धमाका होने वाला है। वहां पर धमाका होता है तो 77 अपने थ्रेड को यूज करते हुए अपने इर्द गिर्द एक वेब बनाता है, एक जाल बनाता है ताकि उस धमाके से अपने आप को बचा सके और साथ ही अपने साथी को बचा सके। वहां पर उस पूरे के पूरे पैलेस के बर्बाद हो जाने के बाद दिखाते हैं कि हमारा फैंटम डीमन जो होता है व्हाइट हैंड और ब्लैक हैंड को अपने साथ लेकर वहां पर से बाहर निकल आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मारियोंग फोर्ट्रेस के साथ मेरा ताल्लुक यहीं पर था। मैंने शार्परिन के साथ जितने दिन गुजारने थे वो पूरे हो चुके हैं। अब यहाँ पर से अलग रास्ता चूज करने का वक्त आ चुका है और वहां पर से साइड की तरफ निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वाइस लेडी और हमारी स्नो गर्ल वीवी आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तो वो लोग वहां पर फाइट करते करते काफी बुरी तरह से थक चुके होते हैं और यहाँ पर वो लोग भी अब यहाँ पर एंड करने वाले हैं। इस फाइट खत्म होने का वक्त आ चुका है। तो वीवी वहां पर अपने पाँव की तरफ देखती है और कहती है कि मैं यहाँ पर अपने पाँव की वजह से ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि वो पॉइजन जो है वो मेरे पाँव को बिल्कुल नम कर चुका है, यानी कि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपने पाँव को और ज्यादा महसूस नहीं कर पा रही। ऊपर से मेरे पास ज्यादा एनर्जी भी नहीं बची। दूसरी तरफ से डैंग सो योंग सोच रही होती है कि मेरा बाजू जो है बिल्कुल से बेकार हो चुका है, मैं अपने बाजू को यूज करते हुए अटैक भी नहीं कर सकती। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसने बार बार मेरे पर अटैक किया जिसकी वजह से मेरी बॉडी अंदर से ब्लीड कर रही है। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से मेरी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। डैंग सो योंग से कहती है कि वीवी तुम तो बहुत ज्यादा बुरी हालत में लग रही हो, जैसे कि तुम यहाँ पर हारने वाली हो। तो वीवी उसे कहती है कि तुम्हारी हालत मुझसे ज्यादा बुरी है और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने पाँव के ऊपर भी बड़ी मुश्किल से खड़ी हो। तो डैंग सो योंग उसे कहती है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इसको खत्म करें, चलो यहाँ पर अपने आखिरी मूव को चूज करते हैं और उसके बाद इस फाइट को खत्म करते हैं। और इसी के साथ ही वो पेड़ के ऊपर हाथ रखती है तो पेड़ जो होता है अंदर से फूल जाता है। डैंग सो योंग से कहती है कि मैंने काफी अर्सा पहले इस टेक्निक को यूज किया था और काफी अर्से के बाद अब यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करने वाली हूँ। तो उस बड़े से पेड़ के ऊपर जब वो हाथ रखती है तो वो बड़ा सा पेड़ जो होता है वो वहां पर से अंदर से फूलता है और इसी के साथ ही वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उस पेड़ के ऊपर जितनी पत्तियां होती हैं वो सारी की सारी वहां पर नीचे उतर आती है और वो पत्तियां जो होती है वो भी ब्लेड बन जाती है, क्योंकि वो जिस चीज को भी छूती है वो ब्लेड बन जाती है। उसकी स्पेशल टेक्निक का नाम द स्काई फ्लावर रेन होता है। ये उसका अल्टीमेट मूव होने वाला है। तो वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर अपने अल्टीमेट मूव को यूज करने वाली हूँ, तुम्हें भी यहाँ पर अल्टीमेट मूव को यूज करना चाहिए। तो वीवी उसे कहती है कि हाँ मुझे भी लगता है कि मुझे भी यहाँ पर अल्टीमेट मूव को यूज करना, और इसी के साथ ही वो अपने अल्टीमेट मूव को यूज करती है जिसका नाम 10,000 ब्लेड्स कवरिंग द स्काई होता है। वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाती है और उसके अंदर से बहुत सारी आइस निकलती है और उसके अंदर से फ्लावर्स भी निकलते हैं और इसी के साथ ही वो सारी की सारी आइस टूट जाती है। उसके साथ बारीक बारीक नीडल्स बनती है, बारीक बारीक ब्लेड्स बनते हैं। सभी के सभी ब्लेड्स यानी क्रिस्टल्स जो होते हैं, आइस के क्रिस्टल जो होते हैं वो बिल्कुल रेडी होते हैं सामने की तरफ जाने के लिए। तो एक तरफ से डैंग सो योंग अपनी पत्तियों को जो कि ब्लेड की तरह ही काम करेंगी, दूसरी तरफ से हमारी वीवी जो होती है वो अपने ब्लेड्स को यूज कर रही है, यानी कि क्रिस्टल्स को यूज कर रही है, आइस क्रिस्टल्स को, और वो दोनों ही इन पावर्स को एक साथ टकराती है। दोनों तरफ से, एक तरफ से पत्तियां और दूसरी तरफ से शार्ड्स जो होते हैं आपस में टकराते हैं। वहां पर दोनों की बॉडी पेयर्स होती है। वीवी की बॉडी के अंदर से पत्तियां आर पार हो रही होती है, जबकि दूसरी तरफ
तरफ से डैंग सो योंग की बॉडी के अंदर से आइस क्रिस्टल्स आर पार हो रही होती हैं और दोनों वहां पर खून में लथपथ होती हैं, लेकिन अभी भी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। एंड के ऊपर जब दोनों की पावर्स वहां पर टकराती हैं और जबरदस्त धमाका होता है तो इसी के साथ ही वहां पर फाइट खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है। सभी के क्रिस्टल्स और सभी की पत्तियां वहां पर नीचे गिर जाती हैं। कहीं पर वीवी को दिखाते हैं कि वीवी की पूरी बॉडी के अंदर से ब्लड निकल रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ से डैंग सो योंग को दिखाते हैं कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं। वीवी अपनी जगह के ऊपर खड़ी होती है, लेकिन डैंग सो योंग जो होती है वो चलती है उसकी तरफ आगे बढ़ती है। वो एक पेड़ के अंदर लगे हुए एक बड़े से आइस क्रिस्टल को निकालती है, उसको उखाड़ती है और कहती है मुझे यहाँ पर तुमसे वाकई में बहुत ज्यादा जेलसी होती है, क्योंकि तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी है और तुम एक ऐसे क्लैन से हो जो कभी बूढ़े नहीं होते। डैंग सो योंग जो होती है उस बड़े से आइस क्रिस्टल को पकड़कर उसकी गर्दन की तरफ लाती है और आकर उसकी गर्दन के आर पार कर देती है। तो जब डैंग सो योंग जो होती है अपने आइस क्रिस्टल को हमारी वीवी की गर्दन के आर पार कर देती है तो इसी के साथ उसकी पूरी बॉडी वहां पर आइस में कवर हो जाती है। तुम्हारी वीवी उसे कहती है तुम्हारी खूबसूरती वाकई में बहुत ज्यादा लाजवाब है, मैं भी हमेशा तुमसे जलती रही हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी खूबसूरती जिसे तुम हमेशा जवान रखना चाहती हो, तुम्हारा चेहरा जिसे तुम जवान रखना चाहती हो, अब ये इस आइस में हमेशा जवान रहेगा। जहाँ पर डैंग सो योंग जो है वो हार चुकी है। डैंग सो योंग जो है आइस में कवर होने के बाद वहीं पर मर जाती है। वहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो हमें दिखाया जाता है लाइटनिंग स्वर्ड और बायरयू का। तो लाइटनिंग स्वर्ड और बायरयू जो होते हैं वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, तो वहां पर वो पेड़ों को काटते जा रहे होते हैं, क्योंकि लाइटनिंग स्वर्ड जो होता है हमारे बायरयू का पीछा कर रहा होता है। बायरयू आगे आगे भाग रहा होता है, जबकि लाइटनिंग स्वर्ड पीछे से उसके ऊपर अटैक्स किए जा रहा होता है और रास्ते में आने वाले सभी पेड़ों को वो काटता जा रहा होता है। इसके ऊपर बायरयू जो होता है वो एक पेड़ के साथ जाकर टकराता है, तो लाइटनिंग स्वर्ड अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर जब फाइनल अटैक करता है तो वहां पर वो पेड़ टूट जाता है। इसी के साथ ही बायरयू जाकर पिछले पेड़ के साथ टकराता है, लेकिन उसने अपनी तलवार को सामने किया होता है और अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इस तलवार ग्रिम रीपर की वजह से ही बच पाया है। वो अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके काफी सारे ब्लोज को बर्दाश्त कर पा रहा होता है, तो वो कहता है कि इस बंदे को हराने का कोई रास्ता नहीं है, ये तो बिल्कुल एक मॉन्स्टर है जिसके हाथ में एक तलवार है और हर एक चीज को काटता जा रहा है, क्या इस मॉन्स्टर को हराने का कोई तरीका नहीं। बायरयू यहाँ पर अपने आप से कहता है कि मुझे अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, अगर मैं यहाँ पर मर भी जाऊं लेकिन मैं कम से कम मरने से पहले इसका एक बाजू तो काट दूं, ताकि म्यूरियम यूनियन के बाकी के सभी सोल्जर्स यहाँ पर आकर आसानी से मार सके। मैं यहाँ पर उन सभी सोल्जर्स का बदला लेना चाहता हूँ। हमारा बायरयू यहाँ पर ये बात करने के बाद लाइटनिंग स्वर्ड की तरफ देख रहा होता है, किसी के साथ उसे आवाज आती है, कोई उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर जीतना चाहते हो? तो बायरयू कहता है कौन है, कौन मुझसे बात कर रहा है? तो फिर से उसे आवाज आती है, कोई उसे कहता है अगर तुम जीतना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाना होगा, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो जब वो अपनी तलवार की तरफ देखता है तो उसकी तलवार वहां पर बोल रही होती है, उसकी तलवार के अंदर एक डीमन होता है जो कि उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा। बायरयू कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये तलवार मुझसे बात कर रही है, हालांकि ये काफी ज्यादा एंशिएंट तलवार है, लेकिन ये बात कर रही है तो हैरानी की बात है। तो वो उसे कहता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं तुम ही हूँ, और इसी के साथ उस तलवार के अंदर से ब्लैक कलर का मैटर निकलता है, ब्लैक कलर का शैडो सा मैटर निकलता है जो कि उसके हाथ को कवर कर लेता है और उसका हाथ जो होता है वो तलवार के साथ बाइंड हो जाता है। तो हमारा बायरयू से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लाइटनिंग स्वर्ड उसकी बातें सुन रहा था और कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि मेरे अटैक की वजह से लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम यहाँ पर अकेले किसी से बातें किए जा रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? जबकि हमारा बायरयू जो होता है वो तलवार लेकर उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तलवार अगर तुम्हें मेरी लाइफ चाहिए तो मैं अपनी लाइफ तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन पहले इस बंदे को हराना होगा। और इसी के साथ ही बायरयू अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। इस बार वो ग्रिम रीपर की तलवार की पावर को यूज कर रहा था। जब वो स्ट्राइक लगाता है तो लाइटनिंग स्वर्ड भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसके खड़े खड़े पीछे के सारे पेड़ों को काट देता है। लाइटनिंग स्वर्ड बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को अवॉइड करता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 51 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या बायरयू भी यहाँ पर अपनी फायर को जीत पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।